सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ एक प्लेन में बैठे हैं। सब हंस रहे हैं, मजाक चल रहा है। किसी को अंदाजा नहीं कि अगले कुछ मिनटों में ये सफर जिंदगी की सबसे डरावनी लड़ाई में बदलने वाला है। सन 1972 उरुग्वे की एक रग्बी टीम अपने दोस्तों और परिवार के साथ चिली जा रही है। कुल 45 लोग। हर किसी के दिमाग में सिर्फ मंजिल है, लेकिन आसमान ने इनके लिए कुछ और तय कर रखा है। शुरुआत में सब सामान्य है। प्लेन आराम से उड़ रहा है, लोग गाने गा रहे हैं, खिड़की से बादल देख रहे हैं। और तभी प्लेन एंडीज पर्वतों के ऊपर पहुंचता है, दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। अचानक मौसम बदलने लगता है। सामने सिर्फ सफेद धुंध, नीचे बर्फीले पहाड़। और तभी प्लेन जोर से हिलता है। एक झटका, फिर दूसरा। पायलट कंट्रोल संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल प्लेन सीधे पहाड़ से टकरा जाता है। धमाका इतना भयानक है, प्लेन का पिछला हिस्सा हवा में अलग हो जाता है। कुछ लोग उसी पल बाहर फेंक दिए जाते हैं, बाकी लोग सीटों समेत बर्फ पर घिसटते चले जाते हैं। और आखिरकार प्लेन एक बर्फीली घाटी में जाकर रुकता है। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा, फिर चारों तरफ चीखें। कोई घायल है, कोई अपने दोस्त को ढूंढ रहा है, कोई अपने परिवार को। कुछ लोग इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि हिल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन असली दुश्मन अभी सामने आता है। बाहर का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे है। रात होने वाली है और इनके पास ना खाना है, पर्याप्त कपड़े, और कोई मदद। जो लोग चल सकते हैं वो तुरंत काम शुरू करते हैं। घायलों को अंदर खींचा जाता है। टूटी सीटों से दीवार बनाई जाती है ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए, क्योंकि अब सब समझ चुके हैं अगर ये रात नहीं कटी तो शायद सुबह देखने वाला कोई नहीं बचेगा। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है, ठंड बढ़ती जाती है और उसी रात कुछ लोग हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। सुबह सूरज निकलता है, जो बचे हैं वो बाहर आते हैं और पहली बार अपनी असली हालत देखते हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पहाड़। कोई सड़क नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन तभी आसमान में आवाज सुनाई देती है, एक प्लेन। सब पागलों की तरह बाहर दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं। उन्हें लगता है बस अब वे बच जाएंगे। रेस्क्यू प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है, लेकिन उन्हें देखे उन्हें आगे निकल जाता है उनकी आंखों के सामने। और इसी के साथ उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब इन्हें समझ आ चुका है, अगर इन्हें जिंदा बचना है तो इन्हें खुद लड़ना होगा। लेकिन इन्हें खुद नहीं पता कि यहाँ इन्हें और कितने दिन काटने पड़ेंगे। ये सवाल अब हर किसी के दिमाग में है, क्योंकि हर बीतते वक्त के साथ और मुश्किल होता जा रहा है। शुरुआत के कुछ दिन ये लोग उम्मीद के सहारे जिंदा हैं। प्लेन में बचा थोड़ा बहुत खाना, कुछ चॉकलेट, कुछ क्रैकर्स, थोड़ी वाइन, सबको नाप कर बांटा जा रहा है। इतना कि बस मौत थोड़ी देर टल जाए। लेकिन दिन गुजर रहे हैं और मदद नहीं आ रही। अब ये बर्फ पिघलाकर पानी बना रहे हैं, बैग्स बना रहे हैं और बड़ा एक्स बना रहे हैं, ताकि ऊपर से गुजरने वाला कोई प्लेन इन्हें देख सके। और तभी आसमान में फिर एक प्लेन दिखाई देता है। सबकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। सब बाहर भागते हैं, चिल्लाते हैं। शीशे से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन फिर बिना रुके आगे निकल जाता है। एक बार फिर उम्मीद टूट जाती है। अब इन्हें समझ आने लगता है ये घाटी इतनी गहरी है कि ऊपर से इनका प्लेन दिखाई ही नहीं देता। मतलब दुनिया के लिए ये लोग गायब हो चुके हैं। और उधर खाना लगभग खत्म हो चुका है। कुछ लोग जूतों के फीते चबाने लगते हैं, कुछ बर्फ पर जमीकाई खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शरीर अब जवाब दे रहा है। कमजोरी बढ़ रही है, लोग बेहोश होने लगे हैं। और तभी एक ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें अपने मरे हुए दोस्तों का मांस खाना होगा। पूरा माहौल जम जाता है। कुछ लोग गुस्से में हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ इसे पाप कह रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक है, मरना है, जीना है। रात भर बहस चलती है। कोई कहता है भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। दूसरा जवाब देता है अगर भगवान चाहते कि हम मरें तो हमें अब तक बचाते क्यों। अगली सुबह हर कोई अपने मरे हुए दोस्तों के सामने बैठता है, उनके नाम लेता है, माफी मांगता है और फिर अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। उन्हें रेडियो मिलता है, किसी तरह वो चालू होता है और उसमें खबर सुनाई देती है, रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया जा चुका है। अब किसी जीवित व्यक्ति के मिलने की संभावना नहीं है। बस अब कोई नहीं आने वाला। अब ये आधिकारिक तौर पर मर चुके हैं। ये सुनते ही सब टूट जाते हैं, लेकिन टूटने के बाद उनके अंदर कुछ बदल जाता है। अब इंतजार खत्म। अब ये खुद पहाड़ों से बाहर निकलेंगे। 3 लड़के तय करते हैं वे ऊपर चढ़ेंगे, शायद प्लेन का पिछला हिस्सा मिल जाए,
शायद बैटरी मिल जाए, शायद रेडियो फिर काम। वे चढ़ना शुरू करते हैं। हर कदम मौत के साथ जंग है। और तभी पहाड़ से एक अजीब सी आवाज आती है, एक दरार, एक गूंज, और अगले पूरी बर्फ उनकी तरफ टूटकर गिरने लगती है। एवलांच। और इस बार पन्हे जिंदा दफनाने वाला है। अचानक पूरी बर्फ उनकी तरफ टूटकर गिरने लगती है। एवलांच। कुछ ही सेकंड में पूरा प्लेन और उसके अंदर मौजूद लोग सब बर्फ के नीचे दब जाते हैं। अंदर सिर्फ अंधेरा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हर तरफ लोग चिल्ला रहे हैं। कोई अपने हाथों से बर्फ हटाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने दोस्त का नाम पुकार रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है। और तभी न्यूमा नाम का एक लड़का अपनी पूरी ताकत से प्लेन की खिड़की तोड़ने लगता है। कांच उसके पैर में घुस जाता है, खून बहने लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर वो रुका और तो सब मर जाएंगे। घंटों की कोशिश के बाद आखिरकार उसे ऊपर की बर्फ में एक छोटा सा छेद दिखता है। ताजी हवा। एक एक करके सब बाहर निकलते हैं, लेकिन हर कोई नहीं बचता। कुछ लोग हमेशा के लिए बर्फ के नीचे रह जाते हैं। 30 दिन हो चुके हैं। 36 दिन इस सफेद कब्रिस्तान में। शरीर कमजोर है, लेकिन अब दिमाग पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है, क्योंकि अब एक ही मिशन है, यहां से निकलना। न्यूमा, नैंडो और कुछ लोग एक बार फिर पहाड़ चढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे ऊपर बढ़ते हैं, न्यूमा गिर जाता है। उसके पैर का घाव अब सड़ चुका है, चलना लगभग नामुमकिन है। वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है और कहता है, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर सबकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वे जानते हैं अब रुकना मौत है। नैंडो और उसके साथी आगे बढ़ते हैं। घंटों की चढ़ाई के बाद उन्हें आखिरकार प्लेन का पिछला हिस्सा मिल जाता है, वही हिस्सा जो क्रैश के समय अलग हो गया था। अंदर जाते ही उनकी आंखें चमक उठती हैं। कपड़े, कुछ खाना और सबसे जरूरी बैटरियां। उन्हें लगता है अब रेडियो काम करेगा, अब मदद बुला पाएंगे। लेकिन जब रेडियो चालू करते हैं, कुछ नहीं होता, रेडियो खराब है। एक और उम्मीद टूट जाती है। उधर न्यूमा की हालत तेजी से बिगड़ रही है। वो खाना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता है वो अब नहीं बचेगा। और मरने से पहले अपने दोस्तों से एक बात कहता है, मेरे मरने के बाद मुझे भी अपना खाना बना लेना। अगर तुम में से एक भी बच गया तो मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसी पल उन्हें नई ताकत मिलती है। अगली सुबह की मौत हो जाती है, लेकिन उसके शब्द सबके अंदर जिंदा हैं। अब नैंडो और रोबर्टो फैसला करते हैं, वे आखिरी कोशिश करेंगे, या तो बाहर निकलेंगे या पहाड़ पर मर जाएंगे। दोनों चढ़ना शुरू करते हैं। दिन गुजरते हैं, खाना खत्म हो रहा है, शरीर जवाब दे रहा है, और तभी वे पहाड़ की चोटी पहुंचते हैं। दोनों ऊपर देखते हैं और उनका दिल बैठ जाता है, क्योंकि सामने सिर्फ और सिर्फ पहाड़ है, जहां तक नजर जाती है बस बर्फ। मतलब उनकी मंजिल अभी भी बहुत दूर है, और अब उनके पास लौटने की ताकत भी नहीं बची। अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, बाहर निकलना या यहीं मर जाना। अब नैंडो और रोबर्टो पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। सांसें तेज हैं, शरीर टूट चुका है, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उनका दिल बैठ, क्योंकि जहां तक नजर जाती है बस और पहाड़ है और बर्फ। मतलब उनकी मंजिल अभी भी बहुत दूर है। एक पल के लिए रोबर्टो हार मान लेता है। वो कहता है, हम वापस चलते हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन नैंडो पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो सिर्फ एक बात कहता है, वापस जाकर भी हम मरेंगे, तो क्यों ना आगे बढ़कर मरे। और दोनों एक बार फिर चलना शुरू करते हैं। दिन गुजरते हैं, खाना खत्म हो रहा है, होंठ सूख चुके हैं, पैरों में जान नहीं बची। लेकिन अचानक उन्हें बर्फ कम होती दिखाई देती है, फिर पत्थर दिखाई देते हैं, और कुछ देर बाद उन्हें पहली बार बहते पानी की आवाज सुनाई देती है। एक नदी। दोनों पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ते हैं, घुटनों के बल बैठकर पानी पीते हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद उन्हें लगता है शायद वे सच में बच सकते हैं। और तभी नैंडो की नजर नदी के दूसरी तरफ जाती है। एक आदमी घोड़े पर बैठा हुआ। पहले उन्हें लगता है शायद ये भ्रम है, लेकिन नहीं, सचमुच एक इंसान है। दोनों पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, हेल्प, हम पहाड़ों में फंसे हैं। लेकिन नदी इतनी चौड़ी है कि आवाज साफ नहीं पहुंचती। वो आदमी उन्हें देख तो लेता है, लेकिन समझ नहीं। फिर वो एक पत्थर पर कागज बांधकर उनकी तरफ फेंकता है, साथ में एक पेंसिल। नैंडो कांपते हाथों से लिखता है, हम एक क्रैश हुए प्लेन से हैं, हमारे 14 साथी अभी भी पहाड़ों में फंसे हैं, कृपया मदद भेजिए। वो कागज वापस फेंक दिया जाता है, और उसी पल 71 दिनों बाद सच में बचने की उम्मीद लौट आती है। उधर पहाड़ों में बाकी बचे लोग रेडियो पर खबर सुनते हैं, 2 जीवित लोग मिल चुके हैं। ये सुनते ही प्लेन के अंदर बैठे बाकी लोग रोने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है मदद आ रही है। और फिर
आसमान में आवाज गूंजती है। एक हेलीकॉप्टर, इस बार ये उनके पास पहुंच जाती है, यहीं उतरता है और एक एक करके तड़पे हुए लोगों को बाहर निकाला जाता है। कुछ रो रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ इतने कमजोर हैं खड़े भी नहीं हो पा रहे, लेकिन वे जिंदा हैं। 71 दिनों बाद मौत को हराकर शहर पहुंचते ही उनके परिवार उनका इंतजार कर रहे हैं। कोई अपनी मां से लिपट रहा है, कोई अपने पिता से। शहर पहुंचने के बाद आखिरकार ये सभी अपने परिवारों से मिलते हैं। कई दिनों बाद पहली बार उन्हें महसूस होता है कि वे सच में बच गए हैं। 45 लोग इस सफर पर निकले थे, लेकिन वापस लौटते हैं सिर्फ 16। बाकी 29 लोग वहीं उन बर्फीले पहाड़ों में हमेशा के लिए रह जाते हैं। लेकिन उनकी कुर्बानी इन बचे हुए लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स इन्हें आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन उस रात ये 16 लोग अलग अलग कमरों में नहीं जाते। वे एक ही कमरे में साथ रुकते हैं, क्योंकि पिछले 71 दिनों में उन्होंने हर दर्द, हर डर और हर मुश्किल एक साथ झेली थी। उस रात वे साथ बैठकर उस 71 दिनों का पूरा सफर को याद करते हैं। वो प्लेन क्रैश, वो बर्फीली रातें, वो भूख और वो हर पल जब उन्हें लगा था कि अब शायद वे नहीं बचेंगे। लेकिन आखिरकार उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। कभी कभी जिंदा रहने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, एक दूसरे का साथ भी चाहिए। यही साथ इन 16 लोगों को मौत के मुंह से वापस लेकर आया। आशा है एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और थ्रिल ट्यूब सिनेमा को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।